बच्चों, मैं शशिकांत आज आप लोगों से अपने जो हम लोग पेपर पढ़ते हैं रिसर्च मेथोलॉजी एंड हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन, उसमें जो फोर्थ यूनिट है उसका जो मैकेनिक्स ऑफ थीसिस जो पार्ट है उस पर बातचीत करेंगे। एक चीज़ आप लोगों से मुझे ये कहना है कि ये जो रिसर्च मेथोलॉजी का जो हमारा पेपर है, इसमें जो हम भी कुछ पढ़ते हैं वो मैकेनिक्स ऑफ थीसिस नाम से एक हमारे पास एक सब यूनिट है। और इस यूनिट को बताने और समझाने का जो ध्येय है आप लोगों को वो ये कि मैकेनिक्स ऑफ थीसिस से जो हमारा जो आशय है वो ये है कि एक तरीके से जो थीसिस बनाने की जो पूरी की पूरी प्रयोग सिद्धि है, या यूं कह लीजिए कि थीसिस को तैयार करने का जो सारे जो अलग अलग फेज़ हैं वो क्या हैं, वो मेथोडोलॉजी के बहाने आप इस सिलेबस में आपको बताने की कोशिश की गई है। मैकेनिक्स ऑफ थीसिस पे चर्चा करते हुए इतिहासकार B.C. खली ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री इट्स थियरी एंड मेथड में उन्होंने हिस्टोरिकल रिसर्च को 4 फेजेज में बांटा है, और वही चारों जो फेजेज हैं वो उन्होंने अपने पुस्तक में दिए हैं, और वही चारों फेजेज जो हैं हमको हमारे सिलेबस में भी पढ़ना है। तो वो 4 फेज बताते हुए, जैसा कि आपको जब मैं चारों फेजेज का नाम बताऊंगा तो आपको ये लगेगा कि ये चारों जो फेज हैं वो एक तरीके से रिसर्च को पूरा करने के 4 स्टेप हैं। तो उसको बताते वक्त वो जो 4 अलग अलग नाम बताया है उन्होंने उस नाम में उसको बांटते हुए 4 पार्ट जो बताए हैं, उसमें पहला नाम उन्होंने दिया है प्रिलिमिनरी ऑपरेशन, दूसरा एनालिटिकल ऑपरेशन, तीसरा सिंथेटिक्स ऑपरेशन और चौथा कंक्लूडिंग ऑपरेशन। नामों से आपका जो आशा है वो ये कि प्राथमिक और वो एनालिटिकल ऑपरेशन और वो सिंथेटिक ऑपरेशन के बाद कंक्लूडिंग ऑपरेशन का जो ये जो 4 संदर्भित नाम है, उन नामों से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब हम रिसर्च को पूरा करते हैं तो वो अलग अलग स्टेप में आता है। या यूं कह लीजिए कि हमको कोई रिसर्च पूरा करते हुए या हिस्ट्री का कोई संदर्भ रिसर्च के दौरान समझते हुए हमारे पास 4 अलग अलग फेज उन्होंने सैद्धांतिक रूप से बताए हैं। ये हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए प्राथमिक रूप से उन्होंने उपयोगी बताते हुए इस पर उन्होंने चर्चा की है। इन्हीं चारों फेजेज यानी कि प्रिलिमिनरी ऑपरेशन, एनालिटिकल ऑपरेशन, सिंथेटिक ऑपरेशन और कंक्लूडिंग ऑपरेशन की चर्चा जो है हम आज इस अपने लेक्चर में करेंगे। वो प्रिलिमिनरी ऑपरेशन पे बताते हुए उसको 2 पार्ट में उन्होंने बांटा है। पहला वो पार्ट जो है वो एक रिसर्च स्कॉलर के यानी कि जो PhD स्टूडेंट होते हैं, या यूं कह लीजिए कि PhD स्टूडेंट नहीं सही शब्द होगा, तो जो भी व्यक्ति या जो भी संदर्भ किसी भी हिस्टोरिकल रिसर्च के इर्द गिर्द अपना काम करने की शुरुआत कर रहा होगा, उसके लिए वो जो उसके जो गुण बताते हैं, या यूं कह लीजिए कि उसके अंदर के जो उन्होंने जो प्राथमिकताएं उस व्यक्ति के लिए तय की हैं जो हिस्ट्री पे काम करने जा रहा हो, उसमें उन्होंने कहा है कि वो परिश्रमी हो, उसके अंदर विषय की समझदारी और गंभीरता भी हो, बौद्धिक रूप से समझदार हो, धैर्यवान हो, आलोचना से न डरने वाला हो, नैतिक और सत्यनिष्ठ हो, विषय का जानकार हो और उससे लगाव रखने वाला हो। ये कुछ ऐसी प्राथमिक बातें हैं जो उन्होंने एक रिसर्च स्कॉलर या यूं कह लीजिए कि एक शोध छात्र के लिए या एक इतिहास में शोध करने वाले व्यक्ति के लिए उन्होंने तय की थी। इन सारे बातों के इर्द गिर्द और भी बहुत सारी ऐसी प्राथमिक चीज़ें उन्होंने तय की हैं, वो जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, उस व्यक्ति को अपने विषय की बेहतरीन जानकारी हो, या यूं कह लीजिए कि कम से कम उस विषय के बारे में उसका एक विशेष तरीके का लगाव तो कम से कम होना ही चाहिए, जिससे वो अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से बता सके या जान सके। तो उनका संदर्भ ये था कि यदि इस तरीके के सारे गुण जो अभी मैंने आपसे चर्चा की होगा किसी व्यक्ति के अंदर, तो वो अपने काम के सीरियसनेस को समझेगा और वो काम को अपने बेहतर तरीके से भी कर सकेगा। इसी चीज़ को उन्होंने आगे बताते हुए उन्होंने सिनॉप्सिस मेकिंग जो है वो दूसरा पार्ट जो है वो प्रिलिमिनरी ऑपरेशन का बताया है। उसमें वो कहते हैं कि जब आप सिनॉप्सिस अपनी तैयार कर रहे होंगे, सिनॉप्सिस का मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से एक प्रपोजल जैसी एक चीज़, जिसमें आपकी जो रिसर्च की जो प्राथमिक चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें तय होंगी। तो उसमें वो कहते हैं कि आपके पास एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए उस विषय का या उस जिस संदर्भ पे आप काम करने जा रहे हैं, जो एक एरिया, सब्जेक्ट और टाइम के हिसाब से वो तय हो। दूसरा उन्होंने महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है, वो बताया है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का। उनका ये कहना है, या इतिहास को समझने वाले जो लोग भी समझदार लोग हैं, जो इतिहासकार हैं, वो ये बताते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमारा जो आशय होता है वो ये होता है कि किसी भी विषय को हम जानते हैं और समझते वक्त हमारे पास तमाम ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे हमको ये पता हो कि कम से कम हमको जो अपना काम शुरू करना है वो कहाँ से शुरू करना है।
या क्या हमारे इस काम के पहले कोई ऐसा काम इस संदर्भ में हुआ है या जिसको आधार पे हम अपने काम की शुरुआत को समझ सकें। तो ऐसी अवस्था में हम जो है पुस्तकालयों, गजेटियर्स और रिकॉर्ड्स रूम की तरफ अपना रुख करते हैं, जहाँ पे हमको प्राइमरी और सेकेंडरी तरीके के ढेर सारे सोर्सेज उपलब्ध होते हैं। या यूँ कह लीजिए कि उसके अतिरिक्त हम जो प्राथमिक तौर पे कम से कम किताबों का तो सहारा ले ही लेते हैं, जिनके आधार पे हमको कुछ लिटरेचर या कुछ साहित्य मिल जाता है, जिनके आधार पे हम ये तय कर लेते हैं कि आखिर जो हमारा काम होगा वो किस दिशा में शुरू होगा। अब जब काम शुरू होगा तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव तय हो जाएंगे, कुछ रिसर्च प्रॉब्लम तय हो जाती है, जिसके आधार पर जैसे मान लीजिए कि हमको कोई काम अपना शुरू करना है अकबर के किसी धार्मिक नीति या अकबर की धार्मिक सहिष्णुता या औरंगजेब के संदर्भ में किसी पॉलिसी के संदर्भ में, तो हमारे पास कुछ हमारे तय प्रॉब्लम्स होंगे ना कि भाई हमको किस तरीके से अपना काम जो है वो किस दिशा में शुरू करेगा, हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम होगी बेसिकली क्या होगी। या यूँ कह लीजिए कि हम जो ऐसी बात खोजने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं जिसके पीछे का हमारे पास कुछ न कुछ अपने जो तय मानक होंगे या कुछ अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, उन्हीं के आधार पर हम अपना जो है काम वो शुरू करेंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो हाइपोथेसिस का होता है। हाइपोथेसिस से आप एक सामान्य सा संदर्भ समझ लीजिए कि हाइपोथेसिस से हमारा जो आशय होता है वो ये होता है कि हमने क्या कुछ तय निष्कर्ष पहले से तय किए हैं क्या, या एक तरीके से एक सामान्य संदर्भ में मैं कह लूँ कि एक प्राथमिक तरीके का निष्कर्ष या मोटा मोटी एक कंक्लूजन हमारे पास होता है, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसके आधार पे हम अपने काम की महत्वपूर्णता को जो है वो एक विशेष संदर्भ में या एक तय संदर्भ में तय कर पाते हैं। अब उसके बाद अगला फेज सिनॉप्सिस मेकिंग में हो जाता है, वो है सोर्सेज। सोर्सेज का आप इम्पोर्टेंस समझते हैं कि सोर्सेज के बिना हिस्ट्री का जो है वो कोई फैक्ट जो है इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में हमारे पास दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी सोर्सेज, दूसरा सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज पे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है। उसके बाद जो हमारे पास एक महत्वपूर्ण आयाम होता है वो चैप्टराइजेशन का होता है। हमारे चैप्टर किस आधार पर तय हो सकता है कि हम स्पेशलिटी के आधार पर अपने चैप्टर तय करें, कि हमारे पास अलग अलग तरीके के बहुत स्पेशलिटी वाले फैक्ट और कंटेंट इकट्ठा हो रहे हैं, उसके आधार पर जब हम अपना चैप्टर बनाएंगे तो कहीं इकोनॉमी के आधार पर एक चैप्टर बना देंगे, दूसरा चैप्टर पॉलिटिकल संदर्भ में तय कर लेते हैं, तीसरा जो है किसी और संदर्भ में तय करते हैं। एक और जो संदर्भ महत्वपूर्ण होता है वो टाइम के आधार पर, हम अपने चैप्टर टाइम के आधार पर भी तय कर सकते हैं, हम अपने चैप्टर एरिया के आधार पर भी तय कर सकते हैं। माने कि चैप्टराइजेशन में टाइम, एरिया और स्पेशलिटी ये तीन महत्वपूर्ण घटक हैं जो टाइम के आधार पर हम तय करते हैं, चैप्टर को हम तय करते हैं। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण संदर्भ तय होता है वो एरिया ऑफ रिसर्च का होता है। एरिया ऑफ रिसर्च से हमारा आशा है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम को जो है समझने के लिए एक विशेष तरीके के एरिया की तरफ हमको इंगित करती हैं। तो ये हमारे एरिया ऑफ रिसर्च के को भी सुझाता है या उसको व्यवहारिक रूप से बताता है। इसका एक महत्वपूर्ण आयाम है हमारी मेथोडोलॉजी। सिनॉप्सिस बनाते वक्त हमारे पास हमारी मेथोडोलॉजी क्या है ये भी हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस संदर्भ में हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि हमारे पास दो तरीके की मेथोडोलॉजी होती है जो खासतौर से जो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट यूज करते हैं या हिस्ट्री के जो हिस्टोरियन है वो यूज करते हैं। एक तो हिस्टोरिकल मेथड, दूसरा एम्पिरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने रिजल्ट पता करते हैं, और दूसरा एम्पिरिकल मेथड वो होता है, वो प्रयोग सिद्धि तरीके का एक मेथड होता है। आमतौर पर इसमें हम इंटरव्यू, सर्वे, इस तरीके की चीज़ों को हम तय करके अपना काम करते हैं। तो एम्पिरिकल मेथड पे काम करते वक्त हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है वो ये है कि हम कम से कम इंटरव्यू और जो सर्वे ले रहे हैं वो खुद से लें या किसी के दूसरे, तब वो बहुत व्यवहारिक रूप से बेहतर नहीं हो पाता है, या यूँ कह लीजिए कि ऐसी अवस्था में सेकेंडरी सोर्सेज में उसको गिना जाएगा। एक और जो महत्वपूर्ण सिनॉप्सिस मेकिंग का हिस्सा है वो इम्पोर्टेंस होता है। भाई आप जब कोई काम करने जा रहे हैं तो उसकी कुछ न कुछ इंपॉर्टेंस होगी ना, कुछ न कुछ सामाजिक उपयोगिता होगी। ऐसी अवस्था में हम अपने सिनॉप्सिस में अपना जो है मतलब अपने रिसर्च की इंपॉर्टेंस भी हमको बताना जरूरी है, क्योंकि समाज विज्ञान की जो सैद्धांतिकी है वो ये कहती है कि हम अपने सामाजिक अध्ययन में जो कुछ भी अध्ययन करते हैं उसके लिए सामाजिक उपयोगिता होनी आवश्यक है। अंतिम और आखिरी जो महत्वपूर्ण फेज है सिनॉप्सिस मेकिंग का है वो है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिब्लियोग्राफी ही वो हिस्सा होती है जिसके आधार पे हम अपनी चीज़ों को तय करते हैं और अपनी पुस्तकों को और अपने सोर्सेज को बेहतर तरीके से लिखते हैं। बिब्लियोग्राफी पे चर्चा करते हुए हम आपको ये बता दें कि आमतौर पे हमारे मतलब जो हम आप जहाँ पे रहते हैं, या यूँ कह लीजिए कि पूरे जो इंडियन
एकेडमिक्स में दो तरीके की बिब्लियोग्राफी के जो दो साइटेशन महत्वपूर्ण हैं वो हैं शिकागो मैनुअल और एपी और एमएलए। ये ऐसे पैटर्न हैं जिनके आधार पे हम अपनी जो है बिब्लियोग्राफी तय करते हैं। इन्हीं के आधार पे हम अपने सोर्सेज को लिखते हैं, इन्हीं के आधार पे हम अपनी पुस्तकों को लिखते हैं, या और भी अलग अलग तरीके के जो संदर्भ होंगे वो हम इसी बिब्लियोग्राफी के माध्यम से हम अपना तय करते हैं। बिब्लियोग्राफी का को तैयार करते वक्त जो है हमको थोड़ा सा ट्रेंड को ध्यान रखना चाहिए कि क्या जिस संस्थान में हम रह रहे हैं या जिस संस्थान के साथ हम काम कर रहे हैं उसमें क्या हम बिब्लियोग्राफी जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या उसने अपनी व्यवहारिक रूप से उसको सैद्धांतिक रूप से उसको मान्यता दी है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो संस्थान होते हैं वो अपनी एक बिब्लियोग्राफी जो है अपने काम करने के लिए व्यवहारिक रूप से तय करते हैं, तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। B.C. खली ने जो दूसरा हिस्सा बताया वो एनालिटिकल ऑपरेशन बताया है। इस ऑपरेशन में या इस फेजेस में वो दो बातें कहते हैं। पहला वो कहते हैं कि हमको कोई भी काम करते वक्त या कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम देखते वक्त जब जो लिटरेचर या जो टेक्स्ट हम देख रहे हैं उसका हमको इंटरनल क्रिटिसिज्म कर लेना चाहिए। यूं कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो कुछ है क्या हमने उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया है, क्या उसको लिखने वाले का क्या किसी तरीके का कोई पूर्वाग्रह था या किसी उसने लाभ के संदर्भ को ध्यान में रख के अपना अध्ययन किया हो, क्या उसकी जो पाठ्य रचना है उसमें कोई नया पाठ्य अपने मन से तो किसी ने नहीं जोड़ दिया। यूं कहने का मतलब कि जो सामग्री होगी, पाठ्य सामग्री होगी, जो हिस्टोरिकल हमारे पास संदर्भ होंगे वो सारे के सारे उसका हम इंटरनली क्रिटिसिज्म करेंगे, क्योंकि वो नहीं हम यदि कर पाए तो हमको हमारे बेहतर तरीके से हम उसको समझ नहीं पाएंगे। दूसरा, इसी इंटरनल क्रिटिसिज्म को उन्होंने दो पार्ट में बांटा है। वो उन्होंने कहा ये है कि उसको दो पार्ट में बांटते हुए तो वो कहते हैं पॉजिटिव इंटरप्रिटेटिव होना चाहिए और दूसरा निगेटिव इंटरप्रिटेटिव। उसमें वो कहते हैं कि क्या भाषाई ज्ञान की जो समृद्धता है या जो भाषाई ज्ञान है वो किस तरीके से बेहतर है कि नहीं है, जो अनुवादक है वो अधिकृत है कि नहीं है, और जो निगेटिव इंटरप्रिटेटिव उन्होंने तय किया है उसमें वो कहते हैं कि जो भाषा की संरचना है वो क्या है। उसी में वो बताते हैं कि सत्य पर वो विश्लेषण की बात करते हैं कि जो निगेटिव इंटरप्रिटेटिव में क्या होता है कि जो सत्य फैक्ट में जो लिटरेचर के साथ या टेक्स्ट के साथ जो सत्य बताया गया है उसका विश्लेषण होना चाहिए। क्योंकि ऐसे अवस्था में दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारे लोग पूर्वाग्रह का इस्तेमाल करके जो सत्य है वो अलग अलग तरीके से व्याख्यायित करते हैं। और पूर्वाग्रह क्यों होता है? पूर्वाग्रह ये इसलिए होता है कि आप सीधे से समझ लीजिए कि पूर्वाग्रह होने के दो कारण हैं। पहला अल्पज्ञान का होना, दूसरा किसी विचारधारा का प्रभाव होना। और इतिहास के संदर्भ में आप इस बात को समझ लीजिए व्यवहारिक रूप से कि विचारधाराओं के जो प्रभाव होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो इंटरनल क्रिटिसिज्म के लिए दो व्यवहारिक रूप से संदर्भ उन्होंने तय किए हैं। दूसरा उन्होंने महत्वपूर्ण संदर्भ जो दिया है वो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का लिखा है। उनका ये कहना है कि जब कोई टेक्स्ट या कोई रिसर्च जब तैयार किया गया तो उसके विषय में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है वो ये है कि उसने किसने उसको लिखा, कब लिखा, कितनों ने लिखा, भाषा का जो विज्ञान है वो कैसा है, यानी कि जो भाषा शास्त्र है और भाषा विज्ञान है वो दोनों की बातें करते हैं। उनका ये कहना है कि ये दोनों ऐसे संदर्भ हैं जिनके आधार पर आप किसी टेक्स्ट की वस्तुनिष्ठता को सही तरीके से समझ पाएंगे। उनका ये कहना है कि यदि भाषा विज्ञान के आधार पर हम व्याकरण का जो संदर्भ है वो अलग अलग तरीके का हम पाएंगे तो हम उसके जो है ऑब्जेक्टिविटी को बहुत व्यवहारिक रूप से तय कर लेंगे। और भाषा शास्त्र के भी संदर्भ में उनका कहना है कि यदि भाषा शास्त्र का भी ज्ञान हो और भाषा शास्त्र भी एक कसौटी होती है जो तुलनात्मक रूप से लिटरेचर को व्यवहारिक रूप से समझने में हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। उसके बाद उन्होंने अपनी इस पुस्तक में हिस्टोरिकल रिसर्च को तीसरे फेज में बताया है और उनका कहना है कि ये सिंथेटिक ऑपरेशन होता है। वो उसको बताते हुए कहते हैं कि जो पहला इसका जो संदर्भ है वो ये होता है कि ग्रुपिंग ऑफ फैक्ट कि मैंने जो हम फैक्ट तैयार कर रहे होंगे वो उनको हम ग्रुप में बांट लें, अलग अलग ग्रुप में। उसमें भी वो अलग अलग तरीके से स्टेप बताते हैं। वो कहते हैं कि हम उनको टाइम के आधार पे बांट सकते हैं, एरिया के आधार पे बांट सकते हैं, गुण यानी कि प्रॉपर्टी के आधार पर बांट सकते हैं। तो कहने का मतलब कि वो अलग अलग तरीके से उनको डिवाइड करके बांट के जो फैक्ट हैं उनको वो पहले तय करने के लिए वो बताते हैं। और उसके बाद वो जो दूसरा फेज बताते हैं वो कहते हैं कि दूसरा फेज जो महत्वपूर्ण फेज होगा वो ड्राफ्टिंग ऑफ थीसिस का होता है। यही वो पहला फेज है जहाँ पे थीसिस का जो पहला लिखित प्रारूप जो होता है वो तय किया जाता है।
उसी में हम अध्याय को विभाजित करते हैं और फुटनोट और वो साइटेशन की जो प्रक्रिया है उसको भी पूरा करते हैं। कहने का मतलब कि जब ग्रुपिंग ऑफ फैक्ट हो जाए तो हमको जो ड्राफ्टिंग ऑफ थीसिस है वो लेवल आता है और जिसके आधार पर सिंथेटिक ऑपरेशन जो है हमारा आगे तय होता है। उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण जो क्रम है वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव रीजनिंग, वो तीसरा महत्वपूर्ण फेज वो बताते हैं सिंथेटिक ऑपरेशन का। उसमें वो कहते हैं कि जो संदर्भ मुझे ज्ञात ना हो, या हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव रीजनिंग के विषय में वो बताते हुए कहते हैं कि जो संदर्भ न ज्ञात हो उसको हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब कि यदि हमारे पास ढेर सारे अलग अलग संदर्भ हमारे पास पहले से ज्ञात हैं, जैसे उनका ये कहना है कि यदि हम किसी भी संदर्भ को जानते वक्त उसकी इकोनॉमी को जानते हैं, पॉलिटी को जानते हैं, तो हम उसके आधार पर सोसाइटी को तो एक तरीके से उसको जानने की कोशिश कर ही सकते हैं। कहने का संदर्भ ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे संदर्भ नहीं ज्ञात होते हैं, तो अन्य बेहतर संदर्भों के आधार पर उसको हम ज्ञात करके प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा वो एक निगेटिव रीजनिंग की बात करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि निगेटिव रीजनिंग वो होती है जिसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जो कोई हम संदर्भ हमारे पास होता है वो अपने प्राथमिक स्रोतों में उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में हमारे लिए आवश्यक है कि उसको हम प्राथमिक स्रोतों के आधार पर जानें। और दूसरा, वे स्रोत जो द्वितीयक स्रोतों में भी उपलब्ध नहीं है लेकिन प्राथमिक स्रोतों में हैं, तो ऐसी अवस्था दोनों तरीके से हिस्ट्री को जानने और समझने वाले लोगों के लिए घातक है। तो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है कि हम ऐसी अवस्था में इन चीज़ों को बेहतर तरीके से जान जाएं और इन संदर्भों को बेहतर तरीके से समझ लें। उसके बाद लास्ट में वो बताते हैं कंक्लूडिंग ऑपरेशन। कंक्लूडिंग ऑपरेशन महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तरीके से जब थीसिस हमारी तैयार हो रही होगी, या यूं कह लीजिए कि जब हमारा रिसर्च तैयार हो रहा होगा, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती होंगी जिनके आधार पर हम अपनी चीज़ों को, अपने सभी संदर्भों को तय कर पाएंगे कि हमने जो काम किया वो कितना बेहतर तरीके से, क्या वो जो हमारा जो काम था वो किस तरीके से वस्तुनिष्ठ है। ऐसी अवस्था को बताते हुए वक्त वो जो चीज़ें तय करते हैं वो ये हैं कि वो कहते हैं कि क्या हमने कुछ नया प्राप्त किया क्या, या जो हमने तय शोध उद्देश्य से तय किए थे उनका क्या हुआ, क्या हमारी भाषा सरल और सुबोध है कि नहीं है, कहीं हमारे चैप्टर में दोहराव तो नहीं है, कहीं हमारे टेक्स्ट में भी रिपीटेशन तो नहीं है, हमारे जो पाठ्य हैं वो तारतम्य रूप से सही हैं या नहीं, अंतिम और तकनीकी रूप से सब सही है कि नहीं। कहने का उनका सारा संदर्भ ये है कि जो चीज़ें हमने प्राथमिक रूप से शुरुआती दिनों में तय की थी, हम अपने रिसर्च को शुरू करते हुए या अपने कार्य को शुरू करते, वो सारी प्राथमिक चीज़ें हम अपनी प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। इन्हीं के आधार पर वो अपने कंक्लूडिंग ऑपरेशन नाम से इस पूरे फेज को एक रिसर्च, एक तरीके से रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन का जो संदर्भ है या हिस्टोरिकल जो मेथोडोलॉजी है उसको वो पूरे तरीके से तय करते हैं। धन्यवाद।